चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। कमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए तक हुआ सस्ता। व्हाट्सएप पुराने फोन पर नहीं चलेगा, कार बाइक महंगी होंगी। यूपीआई से भेजे जा सकेंगे दुगने पैसे। 2025 में हुए बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कल से ही 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए सस्ता हो गया था। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं देश के प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इस वक्त क्या चल रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 806 रुपए है। दिल्ली में 803, पटना में 901, मुंबई में 802, भोपाल में 808, चेन्नई में 818, रायपुर में 874 और कोलकाता में 829 रुपए प्रति सिलेंडर चल रही है। साथ ही दोस्तों, नए अपडेट्स के अनुसार एटीएम से अब आप निकाल सकेंगे ईपीएफ का पैसा। ईपीएफ सब्सक्राइबर्स कुल जमा रकम का 50% हिस्सा एटीएम से निकाल सकेंगे। नए साल से पहले तक ईपीएफ का पैसा आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ही निकलवा सकते थे। वहीं दोस्तों, 1 जनवरी से फीचर फोन से यूपीआई से पैसा भेजने की लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, कीपैड फोन से जो आप 123 यूपीआई पे के द्वारा पेमेंट करते थे, उस लिमिट को अब 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, 1 जनवरी से देश भर के पेंशनर्स किसी भी बैंक से पेंशन का पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी तक जिस बैंक और ब्रांच में आपका खाता था, वहीं से आप पेंशन के पैसे ले सकते थे। वहीं दोस्तों, इसके अलावा 1 जनवरी 2025 से न्यूनतम 100 रुपए से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकेंगे। इससे कम आमदनी वाले लोग भी निवेश कर सकते हैं। इससे पहले एसआईपी के लिए न्यूनतम रकम राशि 500 रुपए थी। वहीं दोस्तों, किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन भी मिल जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान कर दिया था। अभी तक किसानों के लिए बिना गारंटी के मात्र 1,60,000 रुपए तक का ही लोन मिलता था, जिसे कि अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी एक नया नियम लागू कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन भी अब देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते, उनके लिए नया पैक, सस्ता पैक लॉन्च करना होगा। अभी तक जो लोग कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते थे, उन्हें भी डेटा वाला रिचार्ज कराना ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वैसे कमेंट करके बताइए सरकार का यह नियम आपको कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों, मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो गई हैं। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें लगभग 2 से 3% बढ़ चुकी हैं। इसके पीछे कंपनियों ने वजह भी बताई है। कंपनियों का कहना है कि गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत बढ़ने से यह बढ़ोतरी की गई है। वहीं दोस्तों, रूस की कैंसर वैक्सीन भारत में भी लॉन्च होने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत में टी सेल थेरेपी CAR-T शुरू होगी। करीब 15 लाख मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। अभी तक कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसी सुविधाएं ज्यादा प्रचलित थी। वहीं दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में सबसे कारगर मानी जाने वाली ड्रग ट्रिजेप्टाइड देश के बाजार में अब जल्द ही आने वाली है। अभी तक मेटफॉर्मिन और ऐसे ही साल्ट ज्यादा इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब नए साल से यह नई ड्रग भी भारतीय बाजार में आपको मिलने लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नोएडा एयरपोर्ट अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी मई में उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अभी तक मात्र दिल्ली में IGI और मुंबई में CSM एयरपोर्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक संभालते थे, लेकिन अब से ये 2 नए एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही तरह के ट्रैफिक संभालेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कोचिंग सेंटर्स के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, कोचिंग सेंटर्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापनों पर भी जुर्माना लगेगा। अभी तक उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे। सरकार ने नई गाइडलाइंस अब जारी कर दी है। वहीं दोस्तों, CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अभी तक 25% अग्निवीरों को ही सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम था, लेकिन अब अग्निवीर CISF और BSF में भी 10% आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। न्यू ईयर पर किसानों को भारत सरकार का गिफ्ट, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का ऐलान। DAP बैग के रेट भी नहीं बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को 50 किलो DAP का एक बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। सरकार ने DAP पर 3,850 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। उधर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत के चलते यह फैसला लिया गया है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर किसानों पर न पड़े।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर लग गया प्रतिबंध, कानून तोड़ने पर 96,000 रुपए जुर्माना। ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश। जी हाँ दोस्तों, आज से यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं के पब्लिक पैलेस पर हिजाब, बुर्का या फिर किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्जरलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में वोट किया था। इसके बाद बुर्के पर बैन को लेकर कानून बनाया गया था, जो आज यानी कि 1 जनवरी 2025 यानी कि नए वर्ष से शुरू हो रहा है। दरअसल दोस्तों, स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे कि पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर अपना चेहरा पूरी तरह नहीं ढक सकेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरएसएस मुखपत्र में लिखा, स्वार्थ के लिए मंदिर का प्रचार करना गलत, इसे राजनीति का हथियार न बनाएं। मोहन भागवत ने कहा था, मंदिर मस्जिद विवाद सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। पांचजन्य ने संपादकीय में लिखा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पांचजन्य के संस्थापक हितेश शंकर संपादकीय मंदिरों पर यह कैसा दंगल में लिखा गया है कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को पुणे में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में 16 बांग्लादेशी नागरिक हुए गिरफ्तार, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाए थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई, ठाणे और राज्य के 3 अन्य जिलों में अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके आधार कार्ड बनवा लिए थे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पिछले महीने 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मीका सिंह के बयान पर केआरके का पलटवार, कहा नशे में कपिल शर्मा के साथ घर आया, मेरे सिक्योरिटी ने दोनों को थप्पड़ मारा था। जी हां दोस्तों, मीका सिंह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और कपिल शर्मा ने केआरके के घर जाकर बदतमीजी की थी। इसके जवाब में अब केआरके ने कहा कि कपिल और मीका नशे में उनके घर आए थे, जिस पर उन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ मार दिया था। केआरके ने अपने नए यूट्यूब वीडियो में कहा कि बॉलीवुड में एक अनपढ़ गंवार गधे की तरह हिनहिनाने वाला सिंगर है, लेकिन फिर भी ये आदमी अपने आप को सिंगर कहता है। आगे केआरके ने लल्लन टॉप के उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें मीका ने कहा कि वो केआरके से दुबई में मिले थे और बदतमीजी की थी। अगले दिन मीका ने कहा था कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर मीटिंग हुई खत्म, किसान बोले कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द करे सरकार, 6 जनवरी को शंभू बॉर्डर पर जुटेंगे। जी हां दोस्तों, फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले साल फरवरी से चल रहा है। वहीं सरवन सिंह पंघेर के नेतृत्व में आज शंभू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक भी हुई। मीटिंग में तय हुआ कि 6 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को शंभू बॉर्डर पर मनाया जाएगा। ऐसे में पटियाला के नजदीक के गाँव से अपील की गई है कि अधिक से अधिक लोग मोर्चे पर पहुंचे। इसमें किसान जत्थेबंदियां अपने कैंडर सहित शामिल होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची, अगले कुछ दिन यहीं रुकेंगी। बच्चे 3 दिन पहले ही छराबड़ा पहुंचे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी बुधवार को शिमला पहुंच गई है। प्रियंका गांधी दोपहर करीब 1:30 बजे छराबड़ा पहुंची। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे 3 दिन पहले ही शिमला पहुंच गए थे, लेकिन प्रियंका गांधी आज चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए छराबड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी का यह निजी दौरा बताया जा रहा है और उनके बच्चे बर्फ देखना चाह रहे थे, इसलिए प्रियंका गांधी शिमला पहुंची है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डायरेक्टर अनुराग कश्यप साउथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कहा बॉलीवुड में सिर्फ रीमेक फिल्म बन रही है, जल्द मुंबई छोड़कर साउथ में शिफ्ट हो जाऊंगा। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप ने हाल ही में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया है। डायरेक्टर ने कहा कि उनके अंदर अब फिल्म बनाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर कम होने और रीमेक बनने को लेकर भी बात कही है। दरअसल दोस्तों, अनुराग कश्यप ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें कुछ नया करने को
नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर फिल्म बनाने की एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। हमको लगता है कि इसका कारण एक्टर्स की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है जिसमें एक्टर्स को एक्टिंग पर नहीं स्टार बनने पर ज्यादा ध्यान देना होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से नाराज हैं गौतम गंभीर। कहा, बहुत हुआ, अब मेरे प्लान से खेलना होगा, नहीं तो थैंक यू बोल दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से नाराजगी जाहिर की है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मेलबर्न में हार के बाद खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में लौटने के तुरंत बाद गंभीर ने पूरी टीम से कहा कि अब बहुत हो गया है। गंभीर ने खिलाड़ियों के गलत शॉट सिलेक्शन पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना न्यूट्रल गेम खेलने का बहाना बनाने वाले खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दिया कि उनको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने तरीके से खेलने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब से जो भी खिलाड़ी टीम के लिए मेरे प्लान के अनुसार नहीं खेलेगा, उन्हें थैंक यू कह दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मणिपुर में फिर हुई हिंसा, इम्फाल में गोलाबारी, बम फेंके गए। जयराम ने पूछा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? सीएम बोले, क्या नरसिम्हा राव आए थे? जी हां दोस्तों, मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के गांव पर मंगलवार रात कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। कंडाक बंद इलाके में रात करीब 1 बजे बम फेंके गए। गांव वालों ने भी जवाबी फायरिंग की, हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में यह ताजा घटना सीएम बीरेन सिंह के माफी मांगने के बयान के कुछ घंटों बाद हुई। बीरेन सिंह ने मंगलवार को राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी थी। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। इसके जवाब में बीरेन सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी मणिपुर में अशांति थी, क्या वे भी वहां गए थे? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक बॉल पर 15 रन बने। बॉलर ने 2 वाइड 3 नो बॉल डाली। बैटर ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। जी हां दोस्तों, एक बॉल में 15 रन क्रिकेट में ऐसा कम ही होता है जब एक बॉल पर 15 रन बन जाए। दरअसल दोस्तों, साल के आखिरी दिन यानी कि मंगलवार को 31 दिसंबर के दिन ऐसा हुआ जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में खुलाना टाइगर्स के गेंदबाज ओशेन थॉमस ने एक बॉल डालने में 15 रन खर्च कर दिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 16 राज्यों में घना कोहरा, एमपी यूपी में विजिबिलिटी 100 मीटर। कश्मीर के गुलमर्ग में पारा -11.5 डिग्री। हिमाचल में 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। नए साल के पहले दिन मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 16 राज्यों में घना कोहरा भी देखने को मिला। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में घने कोहरे के चलते 100 मीटर से ज्यादा दूर देखना मुश्किल हो रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई। हरियाणा में कोहरे के कारण 30 ट्रेनें प्रभावित हुई। इनमें 19 ट्रेनें 30 मिनट से 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा दोस्तों 11 ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी। यहाँ 13 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान के 3 शहरों में तापमान 5 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू में पारा 2.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए मशहूर गुलमर्ग में तापमान माइनस में 11.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में तापमान -8.4 डिग्री रहा। हिमाचल प्रदेश में भी 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कौन से राज्य के कौन से शहर से देख रहे हैं और आपके वहां पर सर्दी ने कितना सितम ढा रखा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े की पेशवाई। 500 से ज्यादा साधु संत रथ घोड़े पर सवार होकर निकले। फरसा लहराकर लाठी भांजी। जी हां दोस्तों, महाकुंभ मेले के लिए सभी अखाड़ों से जुटे साधु संतों का प्रवेश अब मेला क्षेत्र में हो रहा है। आज 1 जनवरी को चौथे अखाड़े की पेशवाई छावनी प्रवेश हुई। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे देवता के रूप में भगवान गणेश और धर्म ध्वजा निकाली गई। इसके पीछे महामंडलेश्वर रथ और बग्घी पर सवार होकर निकले। इसके पीछे भस्म भभूत लपेटे संतों ने लाठियां भाजी, फरसा लहराए और त्रिशूल लेकर चलते रहे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मा सरस्वती महाराज की अगुवाई में 500 से ज्यादा साधु संतों और 100 से ज्यादा नागा संत महाकुंभ में बने अपने शिविर में प्रवेश कर गए हैं। 5 किमी की यह यात्रा करीब 2 घंटे में पूरी हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन सकते हैं। टेस्ट में भी नॉमिनेट। 2024 में 86 विकेट लिए भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया। जी दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 में आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बन सकते हैं। उन्हें आईसीसी ने दोनों ही कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह अवार्ड जीतने की रेस में वह टॉप पर हैं। दरअसल दोस्तों, बुमराह ने 2024 में तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा 86 विकेट लिए। टेस्ट में भी उनके नाम सबसे ज्यादा 71 विकेट रहे। उनकी धारदार बॉलिंग ने
भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में भी मदद की थी। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। वहीं दोस्तों इसके अलावा रूट और हेड भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की रेस में शामिल हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आतंक परस्त पाकिस्तान अब दुनिया को देगा शांति का संदेश। यूएनएससी में हुई 2 साल के लिए पाकिस्तान की एंट्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि उनकी टीम दुनिया के सामने मौजूद अहम चुनौतियों का सक्रिय और रचनात्मक तरीके से समाधान करने में भूमिका निभाएगी। मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी APP से बातचीत में कहा कि सुरक्षा परिषद में हमारी उपस्थिति को दुनिया महसूस करेगी। वहीं दोस्तों पाकिस्तान 2025-26 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय टेबल पर अपनी जगह बनाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जलगांव में 2 गुट भिड़े, 6 गाड़ियां 15 दुकानें जलाई, मंत्री की कार टकराने से हुआ बवाल, कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया। जहां दोस्तों महाराष्ट्र के जलगांव के पारगी में 31 दिसंबर की रात मंत्री गुलाबराव पाटिल के समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ ने 6 गाड़ियों और 15 दुकानों में आग लगा दी। देर रात फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इसके बाद जलगांव में 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री गुलाबराव पाटिल की गाड़ी में उनका परिवार नए साल के जश्न में शामिल होने गया था। ड्राइवर के हॉर्न बजाने और टक्कर लगने पर गांव वालों से बहस हो गई। झगड़े की खबर लगने पर गांव के कुछ लोग और शिवसेना के कार्यकर्ता भी आ गए। इसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब फ्लाइट में भी मिलेगा इंटरनेट। एयर इंडिया ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट, ऐसा करने वाली पहली एयरलाइन बनी। जी हां दोस्तों, नए साल के अवसर पर एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल दोस्तों एयर इंडिया घरेलू फ्लाइट में फ्री वाईफाई इंटरनेट शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एयरबस A350, बोइंग 787-9 और एयरबस A321 नियो विमानों में सवार यात्री 10,000 फीट से ऊपर उड़ान भरते समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर ब्राउज कर सकेंगे, सोशल मीडिया देख सकेंगे, काम कर सकेंगे या अपने प्रियजनों को टेक्स्ट मैसेज भी कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों यह सर्विस एयर इंडिया के इंटरनेशनल रूट न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और सिंगापुर पर पहले से ही दी जा रही है। अब इसे डोमेस्टिक रूट पर पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। दोस्तों एयर इंडिया अपने बेड़े के अन्य विमानों पर भी यह सेवा जल्द ही शुरू करने का प्लान बना रही है। एयरलाइन की तरफ से बताया गया है कि वाईफाई सर्विस लैपटॉप, टैबलेट और iOS या फिर एंड्रॉइड OS वाले स्मार्टफोन पर फ्री में ही मिलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 372 रुपए महंगा होकर 76,534 पर पहुंचा। चांदी 117 रुपए गिरकर 85,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, साल के पहले दिन 1 जनवरी को सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 372 रुपए बढ़कर 76,534 रुपए पर पहुंच गया। 18 कैरेट की बात करें तो 18 कैरेट सोने के दाम 57,401 रुपए रहे, जबकि 22 कैरेट सोना 70,105 रुपए का बिक रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें दोस्तों चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों चांदी का भाव आज 117 रुपए गिरकर 85,900 रुपए पर आ गया है। कल चांदी के दाम 86,017 रुपए प्रति किलोग्राम पर थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के मंत्री ने STF से बताया खुद को खतरा, बोले अगर मेरे साथ कोई घटना हुई तो STF जिम्मेदार होगी। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अपने विभाग में कथित अनियमितताओं के बाद STF से खतरा होने का दावा पेश किया है। आशीष पटेल अपने तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर्स की पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोप का सामना कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई के दौरान कोई साजिश या घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार पूरी तरह उत्तर प्रदेश STF की होगी। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब सिरातू की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस के सीरिया छोड़ते ही यूक्रेन की विद्रोहियों से दोस्ती। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जुलानी से की मुलाकात। जेलेंस्की बोले हम वहां स्थिरता लाएंगे। जी दोस्तों, सीरिया में असद के भागने और रूस का दबदबा खत्म होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री सिबिया ने सोमवार को सीरियाई विद्रोहियों के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात की। इसके बाद सीरिया के विदेश मंत्री हसन अल शिबानी ने कहा कि वे यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। शिबानी ने कहा कि सीरिया और यूक्रेन के लोगों ने एक तरह के कष्ट झेले हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 78,507 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 98 अंकों की तेजी रही। फार्मा और आईटी शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, आज शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 368 अंक की बढ़त के साथ 78,507 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 98 अंकों की तेजी रही। ये 23,742 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 23 में तेजी और महज 7 में गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में तेजी और 13 में गिरावट रही। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। वहीं आईटी और एमएफसीजी शेयर्स में गिरावट रही। दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और L&T रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज और अडानी पोर्ट्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु सरकार ने अडानी एनर्जी का टेंडर कैंसिल कर दिया। महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक मीटर लगाना था। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड AESL के स्मार्ट मीटर खरीदने के लिए जारी टेंडर को कैंसिल कर दिया है। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने अडानी की कंपनी पर महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया है। यह टेंडर 27 दिसंबर को रद्द किया गया था। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अगस्त 2023 में 4 पैकेज में टेंडर जारी की गई थी। राज्य सरकार ने इन चारों को कैंसिल कर दिया है। वहीं दोस्तों न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि BSE में लिस्टेड एक फर्म ने चेन्नई स्थित 8 जिलों को कवर करने वाले टेंडर के पैकेज 1 के लिए सबसे कम बोली लगाने का फैसला किया था। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप भी लगे थे। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या फिर देने की योजना बना रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी, कहा 1000 हिंदू मारेंगे। पोस्ट किया, तुम सब अपराधी हो। 7 दिन पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भी धमकी दी थी। जी हां दोस्तों, महाकुंभ में बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली है। एक्स पर नसर पठान नाम के ID से धमकी दी गई है। लिखा है, ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो। महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे, अल्लाह इज ग्रेट। दरअसल दोस्तों 31 दिसंबर को विपिन गौर नाम के युवक ने पोस्ट को डायल 112 यूपी पुलिस को टैग करते हुए रीट्वीट किया। स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी भेजी गई है। पुलिस अब पोस्ट करने वाले शख्स को तलाश रही है। इससे पहले 24 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में हमले की धमकी दी थी। 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें करीब 50 करोड़ लोग आने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। अमेरिका ने आतंकी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दी। हैंडली के साथ अटैक का प्लान बनाया था। जी हां दोस्तों, मुंबई हमले 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राणा को डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 अगस्त 2024 को राणा ने अपील प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। दरअसल दोस्तों मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2025 में होगी नौकरियों की बरसात। सैलरी में आएगा 25 से 30% तक का बम्पर उछाल। 2 सेक्टर्स में मिलेंगी सबसे ज्यादा नौकरियां। जी हां दोस्तों, भारत के युवाओं के लिए नौकरियों और करियर में बेहतरीन संभावनाएं लेकर साल 2025 आया है। इमर्जिंग टेक रोल्स और AI जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त ग्रोथ के साथ Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी रोजगार के अवसरों में बम्पर इजाफा होगा। AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे हॉट स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे सैलरी में 30% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास। ICC टेस्ट रैंकिंग में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। जी हां दोस्तों, ICC के अनुसार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बुधवार को रविचंद्रन अश्विन के 904 रेटिंग पॉइंट्स को पीछे छोड़ते हुए ICC रैंकिंग इतिहास में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाले भारतीय टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। 907 अंकों के साथ बुमराह इंग्लैंड के डेरिक अंडरवुड के साथ सर्वकालिक लिस्ट में संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में बुमराह के लाजवाब प्रदर्शन ने उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच MCG मुकाबले में 9 विकेट दिलाए और हाल ही रैंकिंग अपडेट में उन्हें नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज के रूप में अपनी बढ़त मजबूत करने में मदद की। दरअसल दोस्तों टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के लिए भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट में अपने 6 विकेटों की बदौलत 15 रेटिंग पॉइंट्स की छलांग लगाई और गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नए साल की पहली सुबह मिल गई बड़ी खुशखबरी, घट गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। दरअसल दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। इससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतें निर्धारित की जाती है। आज नए साल 2025 की सुबह सुबह सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर से सिलेंडर के दाम घटा दिए। गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली से मुंबई तक 14 से 16 रुपए तक कम किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, यह राहत 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में मिली है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई कीमतें बुधवार 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। 1 जनवरी से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर को अब 1804 रुपए में खरीद सकेंगे। बीते 1 दिसंबर को इसकी कीमत 1818.50 रुपए थी, यानी कि दोस्तों इसमें 14.5 रुपए की कटौती की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर का जश्न कौन से देश में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।